In this class, we are going to start adaptations of organisms. So, in our previous classes, we have seen that organisms are capable of surviving through different methods. For example, they can survive through regulation, that is, they can regulate their internal body temperature, internal osmolarity, and likewise, they could regulate their other things. So, जो organisms regulate नहीं कर पाते हैं, those organisms show conformation. So, those organisms survive in a certain habitat either by regulating or by conforming or by suspending or by migrating. So, we had seen these four adaptation sort of a thing that organisms use for surviving and reproducing. So now we are going to study what are those adaptations which are present in certain organisms which enable them to survive in a certain habitat. So first of all, we will look at the definition of adaptation, and according to NCERT, adaptation is any attribute. So attribute means any quality or any feature or property or characteristic of an organisms. ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल. तो फिजियोलॉजिकल का मतलब बॉडी में ऐसे सर्टेन प्रोसेसेस हो सकते हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर सकता है. जैसे कि कंगारू रैट में हम देखेंगे कि यूरिन प्रोडक्शन ऑल्टर हो सकता है. लाइकवाइज हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कैटेगरी देखेंगे. जैसे कि ह्यूमंस में स्वेटिंग होता है तो वो एक फिजियोलॉजिकल पार्ट हो गया. ह्यूमंस में यूरिन प्रोडक्शन में हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वो भी फिजियोलॉजिकल हो गया. एंड देन वी हैव द अदर टाइप दैट इज मॉर्फोलॉजिकल. तो मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उनमें चेंजेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो बॉडी पे हेयर्स होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के, वो इंसुलेटर का काम करते हैं क्योंकि हेयर्स के बीच में होता है एयर ट्रैप्ड, तो वो एक इंसुलेटिंग लेयर फॉर्म कर देता है. लाइकवाइज वी हैव सर्टेन अदर टाइप ऑफ adaptation, those are behavioral. So behavioral में एनिमल अपना बिहेवियर शो कर सकता है डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एनवायरनमेंट. तो कुछ ऑर्गेनिज्म सन में जा सकता है, धूप में जा सकता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म शेड में जा सकता है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग. सो लाइकवाइज हमें इन तीन टाइप के अडेप्टेशंस को पढ़ना है. और एनाटॉमिकल अडेप्टेशन भी हो सकता है कि बॉडी में सर्टेन ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेंगे उसके नीड को फुलफिल करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच मे बी फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल. सो ये क्या करता है, उसे एनेबल करता है सर्वाइव और रिप्रोड्यूस. सो दो पर्पस है यहाँ पर. तो अडेप्टेशन का दो पर्पस है, और कहाँ पर, उसके नेचुरल हैबिटेट में ही. तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था माइग्रेशन के बारे में. तो माइग्रेशन में क्या था कि ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट से चला गया था थोड़े समय के लिए ऐसे जगह पर जहां पर वो ऑर्गेनिज्म को सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिले थे. लेकिन अडेप्टेशन की बात हम कब कर रहे हैं, उनके लिए जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में ही सर्वाइव करते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो तीन फीचर्स हैं यहाँ पर, सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड हैबिटेट. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल बनाता है. तो ये सारी चीजें हम पे पढ़ना है इस टॉपिक में. सो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं हमें, जो कि हमारी एनसीईआरटी में भी है. तो वहाँ से इन एग्जाम्पल्स को पढ़ना है, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं. हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एक बॉडी पार्ट में ये एग्जाम्पल आ सकते हैं. सो उनमें कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हमें पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन एग्जाम्पल है कंगारू रैट का. तो कंगारू रैट को जब बाहर से पानी नहीं मिलता है, तो बाहर से पानी नहीं मिलने वाले कंडीशन में वो क्या करता है कि अपने बॉडी के अंदर फैट का ऑक्सीडेशन करता है. अब आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी चाहे तो प्रोटीन का भी कर सकती है, फैट का भी कर सकती है. लेकिन जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसका इक्वेशन बहुत सिंपल है. C6H12O6 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. तो ये जो कंगारू रैट है, तो बाहर में जब इसे पानी नहीं मिल रहा है बाहर से, तो उस केस में ये क्या करेगा, ये अपने बॉडी में जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो बहुत कॉन्सेंट्रेट कर सकता है. हमारे बॉडी में भी ये एबिलिटी होता है, इंसानों के बॉडी में भी, कि हम चाहें तो अपना यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं.
इसीलिए हम लोग जब ज़्यादा पानी पीते हैं, रेगुलर अमाउंट ऑफ वाटर दैट वी नीड, वी ड्रिंक दैट मच, देन आवर यूरिन्स कलर इज नॉर्मल कलरलेस or it does not have specific yellowish color. But when we drink less water or when we perspire a lot, तो जब हमें बहुत ज़्यादा पसीना चलता है तो उसके बाद जो यूरिनेशन होता है that is a bit yellowish in color, especially during summers. तो समर्स में हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग की वजह से वाटर लॉस स्वेट के थ्रू हो जाता है, तो यूरिन के थ्रू जाने के लिए वाटर कम होता है, तो उस केस में हमारा बॉडी वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देता है। और यूरिन में सर्टेन कलरिंग पिगमेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं हम यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो यूरिन को येलोइश बना देता है। तो जो एबिलिटी इस कंगारू रैट के अंदर है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन हम अपने बॉडी में इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकते हैं यूरिन का जितना कि ये कंगारू रैट कर सकता है। तो एक तो हो गया अडेप्टेशन इसका ये, और दूसरा है कि ये फैट का ऑक्सीडेशन या फैट का रेस्पिरेशन कर सकता है ये। तो हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में देखा था कि चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, हमारी बॉडी तीनों का ऑक्सीडेशन कर सकता है या रेस्पिरेशन कर सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि H2O एंड प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम नॉर्मल फोटोसिंथेसिस, अगर हम नॉर्मल रेस्पिरेशन की इक्वेशन की बात करें, तो ये हमारा नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसे हम ETS कहते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां पर सबसे लास्ट में ऑक्सीजन का यूज होता है। तो इसमें अल्टीमेटली प्रोड्यूस होता है वाटर, यानी कि जो वाटर का यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है ये रेस्पिरेशन के थ्रू, हमारा बॉडी चाहे तो इसे यूटिलाइज कर सकता है। उसी तरह कंगारू का भी बॉडी, कंगारू रैट का जो बॉडी है वो भी इसको यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन उसमें फैट के थ्रू भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो खाना खाता है कंगारू, उस फूड में फैट होगा, और फैट भी जब अल्टीमेटली रेस्पिरेशन में जाएंगे, फैट का भी जब ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर का प्रोडक्शन होता है। उनका पाथवे थोड़ा अलग होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, बट स्टिल वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर देयर। So when water will be produced in the case of fat oxidation, then this kangaroo rat will utilize this water for its metabolic needs. तो वाटर यहाँ पर इसे एक्सटर्नल मीडियम से पी कर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसे फैट के ऑक्सीडेशन से, और ये फैट कहाँ से इसने लिया? अपने फूड के थ्रू। तो अपने फूड के थ्रू जो इसने फैट ऑब्टेन किया, उसी फैट के ऑक्सीडेशन से इसने क्या किया? वाटर का प्रोडक्शन किया। अब हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि डेजर्ट प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हमें भरी भांति ये बात अच्छे से पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमाटा का खुलना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टोमाटा जब खुलता है तो ट्रांसपिरेशन इज अ बाई इवेंट और द अनअवॉइडेबल इवेंट ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। तो ट्रांसपिरेशन में जब स्टोमाटा खुलता है, यानी कि जो गार्ड सेल्स हमारे होते हैं, तो इस तरह के जो गार्ड सेल्स होते हैं, तो ये जो पोर होता है दिस इज कॉल्ड एज स्टोमाटा। तो ये जो स्टोमाटा वाला पोर होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए खुलता है। तो यहां पर क्या होता है? CO2 अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब प्लांट असिमिलेट करता है, यानी कि जब अपने बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेता है तो वो किसके थ्रू लेता है? स्टोमाटा के थ्रू। लेकिन जब स्टोमाटा खुलता है तो एक और प्रोसेस होता है, एंड दैट इज वाटर वेपर जो होता है वो उड़ जाता है, यानी कि जो H2O है वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। तो स्टोमाटा खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर जाएगा, लेकिन साथ साथ वाटर भी उड़ जाता है, यानी कि इवेपोरेशन होता है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो फॉर फोटोसिंथेसिस इफ अ प्लांट ओपन्स इट्स स्टोमाटा देन ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल, और स्पेशली इन द केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, यानी कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा होता है।
हीट, तो हीट में हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि फोटोसिंथेसिस में जब हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है बाहर साइड में, यानी कि इन जनरल जब बाहर में हीट ज़्यादा होता है तो उस समय फोटोसिंथेसिस के लिए जब स्टोमाटा खुलता है तो ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा होता है। जब बाहर का क्लाइमेट हॉट रहे, ड्राई रहे और विंडी रहे, ये तीनों फैक्टर ट्रांसपीरेशन को कहीं ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और डेजर्ट प्लांट्स में तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर ज़्यादा होंगे क्योंकि डेजर्ट काफ़ी हॉट एरियाज होते हैं, तो उन हॉट एरियाज में वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसको प्रिवेंट जो प्लांट करता है उसके लिए एक तरीका है उसके पास, वहां पर वो संकेन स्टोमाटा की यूज करेगा। तो यहां पे संकेन का मतलब क्या है कि गड्ढे में, यानी कि नॉर्मल जो लीफ पर स्टोमाटा पाए जाते हैं वो नॉर्मल सरफेस पे पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर ये संकेन का मतलब क्या है, डीप पिट्स। तो पिट का मतलब यहाँ पर गड्ढा है, तो यहाँ पर वहाँ पे जो लीफ होता है वो एक गड्ढे में पाया जाता है, जो लीफ में स्टोमाटा है वो गड्ढे में पाए जाएंगे, तो उनकी वजह से जो ट्रांसपीरेशन है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और अडेप्टेशन है एंड दैट इज द थिक क्यूटिकल। तो हमें पता है कि क्यूटिकल एक तरह से इम्परवियस लेयर होता है, तो जहाँ जहाँ पे ये क्यूटिकल होगा तो क्यूटिकल की वजह से ट्रांसपीरेशन काफी हद तक कम हो जाता है, और थिक क्यूटिकल है तो वो तो और भी कम कर देगा ट्रांसपीरेशन को। तो डेजर्ट प्लांट में ये दोनों तो होते हैं ऑप्शंस। इसके अलावा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द कैम पाथवे। अब कैम का मतलब है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो हमने पढ़ा था कि C3 C4 प्लांट्स के अलावा जो काफी ड्राई एरियाज के प्लांट होते हैं उनमें ये एक अलग तरह का फोटोसिंथेसिस मीडियम, फोटोसिंथेसिस पाथवे होता है, जैसे कि कैल्विन साइकिल में हमने पढ़ा था C3 साइकिल, या फिर OAA जो कि ऑक्सैलो एसिटिक वाला पढ़ा था हमने C4 प्लांट्स में। तो उसी तरह यहाँ पर कैम पाथवे है। तो इसके साथ ये फायदा है कि अगर रात में स्टोमाटा खुलता है तो उसी समय ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके एक सर्टेन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। तो अगर रात में स्टोमाटा खुल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कम है रात में, और रात में टेम्परेचर कम है तो ट्रांसपीरेशन जो होगा वो कम होगा, यानी कि प्लांट वाटर लॉस कम करेगा, यानी कि प्लांट डिहाइड्रेशन से यहाँ ज्यादा अच्छे तरीके से बचेगा। तो इस केस में क्या होता है कि स्टोमाटा कब खुल रहा है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा है डे टाइम में एंड ओपनिंग कहाँ है, एट नाइट। तो दिन में स्टोमाटा बंद है तो जो स्टोमाटा से ट्रांसपीरेशन होता है जिसकी वजह से प्लांट बहुत ज़्यादा वाटर लॉस करता है, तो वो तो यहाँ प्रिवेंट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रात में प्लांट ले लिया और कोई एक सर्टेन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया, जिससे कि अल्टीमेटली जब दिन में सनलाइट आएगा तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी को बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, साथ साथ इसका फिक्सेशन भी हो जाएगा, दैट इज अल्टीमेटली कार्बन फिक्सेशन हो जाएगा। सो दिस इज अ मेथड कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पर या काफ़ी हीट में प्लांट्स अपने आप को डिहाइड्रेशन से कैसे बचा सकते हैं। उसके बाद हम ओपनशिया का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ओपनशिया के बारे में हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में इसका आता है, तो यहाँ पर जो इसका स्टेम है वो कैसा है, दैट इज फ्लैटेंड स्टेम। तो फ्लैटेंड स्टेम विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दीज आर नॉर्मली कॉल्ड एज फाइलोक्लेट्स। ये हमने पढ़ा था। इसी की तरह फ्लैटेंड स्टेम्स के साथ साथ कुछ फ्लैशी स्टेम्स भी होते हैं, जैसे कि यूफॉर्बिया में। तो यूफॉर्बिया में या फिर इस ओपनटिया में फ्लैटेंड या फ्लैशी स्टेम्स होते हैं। तो जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, लेकिन यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन है, एक्सेप्शन है, या एक तरह से हम अडेप्टेशन कह सकते हैं। तो स्टोमाटा लीव्स पर होते हैं, स्टेम्स पर नहीं। तो स्टोमाटा वाला जो ट्रांसपीरेशन होगा अगर लीफ पे फोटोसिंथेसिस हो तो वो यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीव्स तो मॉडिफाइड हो गए हैं स्पाइन्स में, यानी कि लीव्स जो हैं यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर कांटों में मॉडिफाइड हो गए हैं लीव्स। तो यहाँ पर अगर स्पाइन्स में मॉडिफाइड है तो वहाँ पर लीव्स में जो ग्रीनिश पार्ट होता है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पर लीव्स को ना फोटोसिंथेसिस करना है ना वहाँ से ट्रांसपीरेशन होगा।
लेकिन इसकी जगह पे प्लांट को तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस, तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। सो इन दैट केस द स्टेम्स डू फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पर हम स्टेम्स को कहते हैं फाइलोक्लेड्स। तो नॉर्मली यहाँ पे स्टेम्स फ्लैटेंड होते हैं या फ्लैशी होते हैं। तो स्टेम पर स्टोमाटा तो नहीं होते, लेकिन लेंटिसेल्स होते हैं। तो लेंटिसेल्स बहुत माइन्यूट ओपनिंग्स होते हैं जो कि लेंस शेप्ड होते हैं, और लेंटिसेल्स का जो फॉर्मेशन है वो होता है सेल्स के रप्चरिंग की वजह से। तो सेल्स जब रप्चर करते हैं तो लेंटिसेल्स का होता है फॉर्मेशन। तो लेंटिसेल से बहुत ही थोड़ा सा मॉइस्चर उड़ता है, तो यहाँ पर प्लांट्स वाटर को कंजर्व कर लिया है। और फ्लैशी स्टेम्स जो होते हैं ना वो काफी वाटर को भी अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। लीफ तो बहुत पतला होता है नॉर्मली, तो वो ज्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकता है। नाउ हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस क्लासेस में एक एलेंस रूल्स हमने पढ़ा था। तो एलेंस रूल में हमने पढ़ा था कि शॉर्टर ईयर और लिम्स होते हैं मैमल्स ऑफ कोल्डर एरियाज के, ये हमने पहले पढ़ा था। यानी कि एक्सट्रीमिटीज जो हमने पढ़ा था कि मैमल्स के कोल्डर एरियाज में जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, जैसे हाथ पैर भी कह सकते हैं, हमारे कान भी कह सकते हैं, तो ये काफी छोटे होते हैं, क्योंकि इन सब चीजों से हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो हीट लॉस होगा और ये बॉडी से अगर दूर रहेंगे या फिर अगर इनका साइज ज्यादा होगा तो ये बॉडी से दूर थोड़े तक जाएंगे, तो ये उतना हीटेड नहीं रह पाएंगे, यानी कि ये कोल्ड हो जाएंगे। तो इनके वजह से यहाँ पे डैमेजिंग हो सकता है टिश्यूज का या सेल्स का। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं, तो ये ज्यादा हीट रख पाते हैं और हीट लॉस बॉडी कम करता है। तो ये एलेंस रूल है जो हमने पहले ही पढ़ा था, तो ये भी एक तरह का अडेप्टेशन हो गया। नाउ वी कम टू द ब्लबर लेयर। तो बहुत सारे कोल्ड एक्वेटिक एनिमल्स में ये पाया जाता है। तो ये ब्लबर बेसिकली क्या होता है, तो हमने पढ़ा था अपने टिश्यू चैप्टर में, यानी कि एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी में फैट स्टोरेज टिश्यू होता है, तो वो 95% तक फैट स्टोरेज अपने अंदर कर सकता है। तो ये जो एडिपोज टिश्यू है यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर बना रहा है, यहाँ पे बहुत ही मोटा लेयर बना रहा है फैट्स का। तो जब हमने टिश्यू पढ़ा था तो टिश्यू में ये पढ़ा था कि जो फैट्स होता है, फैट्स काफी हद तक एक इंसुलेटिंग लेयर का काम करते हैं, साथ साथ वो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं। उसके साथ साथ उनके और माइनर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फैट का मेटाबॉलिज्म भी होता है उनमें। तो फैट के मेटाबॉलिज्म स्टोरेज के साथ साथ शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे, इसके साथ साथ वो इंसुलेटर का भी काम करते हैं। आप लोगों को फिजिक्स में पता है कि इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर वो होता है जो कि हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, या फिर जो हीट का अपने से एक्सचेंज होना है वो नहीं होने देता, उसे कहते हैं इंसुलेटर। तो यहाँ पर हीट बॉडी से लॉस्ट होता है सराउंडिंग में, तो उसके बीच में कौन आ गया, ये एडिपोज लेयर, या फिर हम कह सकते हैं फैट लेयर, जिसे कि यहाँ पे हम बहुत ही थिक फैट लेयर के लिए एक स्पेशल नाम है जिसे कहते हैं ब्लबर। तो ये स्पेशली कहाँ पाया जाता है, कोल्ड एनिमल्स में, जो कि काफी ज्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हैं। उसका एक एग्जांपल है यहाँ पर सील। तो सील्स के अंदर ये पाया जाता है, लाइकवाइज वेल्स के अंदर भी पाया जाता है, और भी एक्वेटिक एनिमल्स में ये पाया जाता है जो कि काफी ठंडे इन्वायरमेंट में जा सकते हैं या रहते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ह्यूमंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस, तो जब कोई माउंटेन ट्रैकिंग पर जाता है या फिर माउंटेन्स पर जाता है, काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है, नॉर्मली 3.5 किलोमीटर के ऊपर। तो जब कोई 3.5 किलोमीटर के ऊपर जाता है तो उसे नॉर्मली ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऊपर जाते जाते उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो हवा में है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है हायर ऑल्टीट्यूड्स पे वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू लोअर ऑल्टीट्यूड्स या सी लेवल की हम बात करें। तो ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि प्लेन्स जो होते हैं या सी लेवल जो होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन काफी अबंडेंट होता है। तो यहाँ के लोगों को नॉर्मली ऑक्सीजन डिफिशियंसी नहीं होती है, जो नॉर्मल लोग होते हैं। डिजीजेस में तो ऑब्वियसली हो सकती है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, लेकिन जो सी लेवल पे या जो नॉर्मल प्लेन्स में रहते हैं लोग, उन लोगों को ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, खासकर जो हायर एरियाज है, लद्दाख या ऐसी जगहों पर हम जाते हैं, तो वहां पर ऑल्टीट्यूड सिकनेस हमें होने लगता है। तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस बेसिकली क्या होता है, नोजिया यानी कि हमें चक्कर टाइप का आएगा या वॉमिटिंग टाइप का फील होगा, फटीग है और हार्ट पाल्पिटेशंस।
तो ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मल होती है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब हम ज़्यादा हाइट पर जाते हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स टुगेदर रेफर्ड एज ऑल्टीट्यूड सिकनेस। तो ये तो उस आदमी के साथ हो रहा है ना जो कि प्लेन्स में रहता था और वो जा रहा है हाइट पर, लेकिन वहाँ पर जो लोग पहले से रहते हैं या फिर जो उनमें उस एनवायरनमेंट पे रहने के लिए अडेप्ट है, उन्हें कहते हैं एक्लेमेटाइज्ड। तो एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि आपको एक सर्टेन एनवायरनमेंट में रहने के एबल बना देंगे। तो एक्लेमेटाइजेशन में हमें यहाँ पर ये देखना है कि आखिर बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं या फिर आते हैं जिनकी वजह से हमारा बॉडी उस हाइट पे रहने के लिए एबल हो जाता है। तो उनमें से एक है कि हमारे बॉडी में आरबीसी बढ़ जाएगा और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो हम लोग ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? ब्रीदिंग के थ्रू। तो ब्रीदिंग के थ्रू जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जितनी ज़्यादा बार सांस लेंगे उतना ज़्यादा बार ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ पर ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा और आरबीसी का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो आरबीसी का प्रोडक्शन क्यों बढ़ा? क्योंकि आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ रखा होगा कि वहां पर हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन के कैरियर्स होते हैं। हमारे बॉडी में 97% ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, यानी कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो नॉर्मली 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। हमारे बॉडी में जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है और ऑन एन एवरेज 100 ml जो ब्लड होता है वो 18 to 20 ml ब्लड को 100 ml जो हमारा ब्लड होता है वो 18 to 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है अपने साथ साथ, लेकिन डिलीवरी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पर हमारी बॉडी कैसे अडेप्ट की? आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो आरबीसी में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन क्या कर सकता था? कैरी ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन बढ़ा यानी कि आरबीसी बढ़ा, आरबीसी बढ़ने से हीमोग्लोबिन बढ़ा जिससे कि ऑक्सीजन के कैरियर्स बढ़ गए। तो इस वजह से हमारी बॉडी ऑक्सीजन को ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर सकती है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है। जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब वो CO2 के साथ बाइंड करता है तो हम उसे कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो हम इसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये 3 तरह के हीमोग्लोबिन डिफरेंट बाइंडिंग पे डिपेंड करते हैं। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बामिनो और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी। सो यहाँ पर अगर हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाए तो जो हीमोग्लोबिन है जल्दी डिसोसिएट करेगा और टिश्यूज को जल्दी ऑक्सीजन देगा, या फिर CO2 को अगर ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होगा तो CO2 को वो जल्दी डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर CO2 जल्दी ही हटेगा आरबीसी से तो बाइंडिंग कैपेसिटी घटा देता है बॉडी का। लाइकवाइज अब हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें। आर्की बैक्टीरिया के बारे में आपने 11th क्लास के 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा। तो आर्की बैक्टीरिया में ऐसे एंजाइम्स होते हैं और उनका सेल वॉल और मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो आपने 11th के क्लास में ये पढ़ा होगा कि आखिर ये है क्या। तो आर्की बैक्टीरिया में एक ग्रुप होता है जिसे कहते हैं हैलोफाइल्स। तो हैलोफाइल्स में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत ही हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये जो आर्की बैक्टीरिया के एंजाइम्स हैं ये इस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे काम कर सकते हैं, यानी कि 2 to 2.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर भी ये इनके एंजाइम्स काम कर सकते हैं। उनके अलावा आर्की बैक्टीरिया में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज तो वो है मोनोलेयर्ड ब्रांच लिपिड्स।
तो इनके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि आर्की बैक्टीरिया के जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक लेयर का होता है। नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन होता है 2 लेयर का, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है 1 लेयर का, वो भी किसका, लिपिड का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पे वो है ब्रांच्ड, यानी कि नॉर्मल जो लिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में वो ब्रांच नहीं होते हैं, यहाँ पर ब्रांच लिपिड्स पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिपिड्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर इस बैक्टीरिया को ये इनेबल करता है कि ये एक्सट्रीमली हार्श क्लाइमेट में सरवाइव कर सके। उसके अलावा यहाँ पर जो सेल वॉल है, सेल वॉल में कुछ और वेरिएशंस होते हैं। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, मोनोलेयर्ड ब्रांच लिपिड से बना है। और यहाँ पर सेल वॉल में एक डिफरेंस है। नॉर्मली जो बैक्टीरिया होता है उसमें म्यूरिन होता है, लेकिन यहाँ पर ज़ूडोम्यूरिन है। ज़ूडोम्यूरिन में सर्टेन केमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि नॉर्मली पेप्टोग्लाइकन का स्ट्रक्चर नहीं होता है, यहाँ पर उसका एक डिफरेंट वर्जन होता है। तो यहाँ पर सेल वॉल में ज़ूडोम्यूरिन होता है। उसके अलावा इनका जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोजिक है, उसके अलावा उसमें प्रोटीन्स है। तो नॉर्मल बैक्टीरिया से इसका सेल वॉल डिफर कर जाता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया बहुत ही एक्सट्रीम कैटेगरी में क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है। वहाँ पर हमने 11th क्लास में आर्की बैक्टीरिया के बहुत 3 कॉमन से ग्रुप्स देखे थे। पहला था मिथेनोजेंस, दूसरा था थर्मो एसिडोफाइल्स और तीसरा था हेलोफाइल्स। तो जो मिथेनोजेंस होते हैं नॉर्मली एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। हेलोफाइल्स काफ़ी सॉल्टी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और थर्मो एसिडोफाइल्स काफ़ी एसिडिक और हाई हीट कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। तो ये 3 टाइप के आर्की बैक्टीरिया हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। नाउ वी कम टू डेजर्ट लिजर्ड्स। तो हमें पता है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं जनरली कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के मैमल्स और बर्ड्स वार्म ब्लडेड होते हैं। तो डेजर्ट लिजर्ड भी तो नॉर्मली कोल्ड ब्लडेड होंगे, यानी कि ये टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब इनकी बॉडी ठंडी होगी और धूप आएगा तो ये धूप में जाके रहेंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगा, जब दोपहर का टाइम आ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, शेड में चला जाएगा। तो ये अपने बॉडी को रेगुलेट कर रहा है अपने बिहेवियर से, यानी कि जब धूप है ज़्यादा तो छाँव में चले गए, जब ठंड ज़्यादा है तो धूप में चले गए। जस्ट लाइक वी डू इन विंटर्स में हम लोग सनबाथ करते हैं, लेकिन हम लोग समर्स में धूप को अवॉइड करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी डू। नाउ ये डेजर्ट का हमने पढ़ लिया अडेप्टेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन के क्या फीचर्स होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से क्या डिफरेंट है। तो अब हम आते हैं, इस चैप्टर का नाम ही है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स यानी कि पॉपुलेशन के फीचर्स पढ़ेंगे। तो पहला फीचर क्या है, बर्थ रेट। जैसे अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो सकता है, उसका डेथ हो सकता है। लेकिन पॉपुलेशन में क्या होगा, बर्थ रेट, यानी कि पर 1000 इंडिविजुअल्स कितने इंडिविजुअल्स का जन्म हो रहा है। अगर कहीं पर 1000 लोग रह रहे हैं तो वहां पर ईयर कितने नए इंडिविजुअल्स का जन्म हो रहा है, उसे हम कहते हैं नॉर्मली बर्थ रेट। फिर हम डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट को हम कह सकते हैं कि अगर सपोज कहीं पर 1000 या कितने भी लोग हैं, उनमें कितने % लोग या फिर कितने लोग पर ईयर मरते हैं, तो वो हो सकता है डेथ रेट। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो में मेल और फीमेल का जो जेंडर रेशियो है वो आ सकता है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हम जनरली वो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकते हैं। दैट इज हमारा ऑर्गेनिज्म का बर्थ या डेथ होगा, यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट है। ऑर्गेनिज्म का सेक्स हो सकता है, यानी कि वो मेल हो सकता है या फीमेल, लेकिन यहाँ पर सेक्स रेशियो है कि किसी पॉपुलेशन में कितने % मेल है, कितने % फीमेल्स है, या कितने इंडिविजुअल्स मेल हैं और कितने इंडिविजुअल्स फीमेल है। देन वी कम टू द पॉपुलेशन डेंसिटी।
तो पॉपुलेशन डेंसिटी जनरली डिफाइन किया जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर के टर्म में, कि कहीं पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उस फीचर को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग हैं और बड़े पॉपुलेशन में बड़े एरिया में रह रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, लेकिन कम ही लोग हैं लेकिन बहुत छोटे एरिया में रह रहे हैं तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, पॉपुलेशन एंड एरिया। जितना छोटा एरिया होगा पॉपुलेशन डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा, जितना बड़ा पॉपुलेशन होगा एक सर्टेन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी उतना ही बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया बड़ा तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम, एरिया छोटा तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा। अगर हम पॉपुलेशन के टर्म्स में बात करें तो पॉपुलेशन ज्यादा तो यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दीज आर कॉमन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स दैट वी हैव टू स्टडी। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं हम पॉपुलेशन में ही पा सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड दिस इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसी के बेसिस पे हमें एनसीईआरटी में 3 डायग्राम्स पढ़ने हैं, जिसमें है कि एक में पॉपुलेशन स्टेबल है, एक में पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रहा है, एक में पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। तो अगर किसी भी पॉपुलेशन में जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है, जो कि रिप्रोडक्टिव एज में जाने वाले हैं, अगर वो ज्यादा है तो उससे पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगा। अब जनरली प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में अगर ऑन एन एवरेज बराबर लोग हैं तो वहां पे पॉपुलेशन जनरली स्टेबल रहता है, और अगर कहीं पर जो प्री रिप्रोडक्टिव लोग हैं वो कम हैं एज कंपेयर टू द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, तो वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन कर सकता है। तो किसी भी स्पीशीज का जो पॉपुलेशन है एक सर्टेन एरिया में उसका स्टेटस बता सकता है कि वहां पे वो किस स्टेटस में, कितना वो इजीली फ्लरिश कर पा रहा है या वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो पॉपुलेशन से हमें अंदाजा लगता है किसी भी चीज के कि उस एरिया में वो कितना अच्छे से रह पा रहा है। अगर अच्छे से कंडीशंस हैं तो पॉपुलेशन वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा। लाइकवाइज तो पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन का साइज जो होता है वो वेरी कर सकता है। अगर हम एक पॉइंट में क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो ये मिलियंस हो सकता है, मे बी करोड़ में भी जा सकता है। लेकिन अगर हम छोटी पॉपुलेशन की बात करें, जैसे कि एक सर्टेन टाइप के बर्ड्स जो कि सर्टेन नेशनल पार्क में आते हैं राजस्थान में, हो सकता है 10 से भी कम हो एक सर्टेन टाइम में, या फिर कभी कभी वो ज्यादा भी होते हैं, कभी कम भी होते हैं। तो पॉपुलेशन का जो एक्चुअल साइज है वो बहुत वेरी कर सकता है। किसी सर्टेन एरिया में एक स्पीशीज का पॉपुलेशन कम हो सकता है, लेकिन किसी और एरिया में बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ह्यूमन के पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इंसानों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन हैज बिकम अ प्रॉब्लम। तो पॉपुलेशन की ये छोटी छोटी चीजें जो हमें जाननी है, और पॉपुलेशन को एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम काउंट नहीं कर सकते, कहीं पर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इट्स फिजिकली नॉट पॉसिबल। तो हम एक छोटे से एरिया में देखेंगे कि उतने छोटे से स्क्वायर सेंटीमीटर में या मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में कितने बैक्टीरिया हैं, कितने वायरस है। तो उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, जब उस पूरे एरिया या वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदाजा लगेगा कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो पॉपुलेशन साइज है उससे अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम अगर टाइगर्स की जैसे बात करें तो यहाँ पर फीकल पैलेट से या फिर पग मार्क से हम इसके पॉपुलेशन के अंदाजा लगाते हैं कि ये किसी भी फॉरेस्ट में कितने टाइगर्स या कितने लायंस हैं। इसके अलावा और भी बहुत डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म काफी बड़ा है तो नॉर्मली हम हेड काउंट कर सकते हैं, लाइक इन द केस ऑफ एलिफेंट्स। तो इसके अलावा और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं जिससे कि हम पॉपुलेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। So this was about our population attributes. Now we will study about the normal logistic or exponential growth that occurs in the case of populations.